हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ BPSC 108, दैट इज़ पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो हम आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के। तो अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जहाँ पर हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं, जिसमें आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को अच्छे से कवर करके जाते हो तो आप अपने आने वाले एग्जाम में 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज करने के लिए आपको करना है क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है। उसके बाद आप हमारे वेबसाइट पे चले जाओगे, जहाँ पे आपको यहाँ पे सर्च कोड्स के ऑप्शन पे जाना है और अपना सब्जेक्ट कोड इंटर करना है, जैसे कि BPSC 108, और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर प्रोवाइड हो जाएगा, जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321, और इस तरह से हमसे गेस्ट पेपर लेकर के आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो और एग्ज़ाम में अपने अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। और किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको गेस्ट पेपर परचेज करना है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर सब्जेक्ट कोड में जाके अपना सब्जेक्ट कोड इंटर करोगे और आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड हो जाएगा। वापस से हम आज के सेशन के ऊपर आते हैं। तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ राइट ए नोट ऑन द नेचर एंड टाइप ऑफ पब्लिक पॉलिसी। सो द पब्लिक पॉलिसी रेफर्स टू द एक्शंस, डिसीजंस एंड प्लान्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू सॉल्व पब्लिक प्रॉब्लम्स एंड अचीव सोशल गोल्स। तो पब्लिक पॉलिसी का मतलब होता है कि कुछ हमारे एक्शंस, डिसीजंस या फिर प्लान्स जो गवर्नमेंट्स बनाती है, किस लिए बनाती है? तो पब्लिक के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, और जो सोशल गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए। सोशल गोल्स मीन्स कि जो भी समाज के लिए बेहतर किया जा सके, ठीक है। इट इज़ अ गाइडलाइन दैट हेल्प द गवर्नमेंट मेक डिसीजंस फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ये एक गाइडलाइन होता है जो मदद करता है गवर्नमेंट को उनके निर्णय को लेने में, जहाँ पर वो समाज का कल्याण कर सके, ठीक है, सोसाइटी का विकास कर सके। पब्लिक पॉलिसीज आर क्रिएटेड टू एड्रेस इशूज सच एज एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्वायरमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी। अब पब्लिक पॉलिसी जो होती है वो बनाई जाती है कुछ चीज़ों को एड्रेस करते हुए, जैसे कि कुछ इशूज़ जो होते हैं, जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इशूज़ हो, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड हो, एम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है, पॉवर्टी है, इन्वायरमेंट है और नेशनल सिक्योरिटी। तो इन सारी चीज़ों से जो भी रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए ध्यान देती है, ठीक है। अब इसके क्या नेचर होते हैं वो समझते हैं। नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। द नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी कैन बी अंडरस्टूड थ्रू फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कुछ यहाँ पे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके अनुसार हम समझ सकते हैं कि कैसे नेचर होते हैं पब्लिक पॉलिसी के। फर्स्ट इज़ द गोल ओरिएंटेड, मतलब इनका जो गोल होता है उसके ऊपर ये ज़्यादा ध्यान देते हैं। द पब्लिक पॉलिसी इज डिजाइन टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी इनके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि एक निर्धारित होते हैं, कोई एक लक्ष्य होता है, ठीक है, जो इनको पूरा करना होता है, ठीक है, उस पर ये ध्यान देती है। एवरी पॉलिसी इज मेड विथ अ पर्टिकुलर पर्पज सच एज रिड्यूसिंग पॉवर्टी और इम्प्रूविंग एजुकेशन। हर एक पॉलिसी बनाए जाते हैं एक पार्टिकुलर पर्पज़ के लिए, ठीक है, एक खास उद्देश्य से पॉलिसी को निर्माण किया जाता है, जैसे कि गरीबी हटाओ, ठीक है, तो ये एक पॉलिसी हो गया गरीबी हटाने के लिए, ठीक है। इम्प्रूविंग एजुकेशन के लिए, जैसे कि सबको शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान जैसे होते हैं, ठीक है, तो ये एजुकेशन को बेहतर करने के लिए पॉलिसी है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग पॉलिसी अलग अलग लक्ष्य को, ठीक है, टारगेट करती है। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट एक्शन। पब्लिक पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। पब्लिक पॉलिसी जो भी बनाए जाते हैं, ठीक है, उसको तैयार किए जाते हैं और उसको लागू किए जाते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा। इट रिफ्लेक्ट्स द डिसीजंस एंड एक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़, और ये पब्लिक अथॉरिटीज़ के सारे डिसीजंस और एक्शंस को दर्शाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज द डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल। सो पब्लिक पॉलिसीज आर नॉट परमानेंट। पब्लिक पॉलिसीज कभी भी परमानेंट नहीं होती है, ठीक है। दे कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस। इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, इसमें बदलाव लाए जा सकते हैं, इसको मॉडिफाई किया जा सकता है समाज के जो भी, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस के ऊपर देखते हुए, ठीक है। नेक्स्ट इज द पब्लिक इंटरेस्ट। द मेन एम ऑफ द पब्लिक पॉलिसी इज टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट रैदर देन प्राइवेट इंटरेस्ट। पब्लिक जो पॉलिसी बनाई जाती है उसका मेन लक्ष्य यही होता है कि यहाँ पर जो भी लोग हैं, ठीक है, जो भी पब्लिक है, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उनके यहाँ पे लोगों का वेलफेयर देखा जाता है, उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट इंटरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ये पब्लिक ओरिएंटेड होता है एक तरह से, ठीक है, कह सकते हैं ये पब्लिक ओरिएंटेड होता है, पब्लिक को इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द
collective decision making. So public policy is usually the result of discussion, debates and consultations among various stakeholders including government officials, experts and citizens. Public policy जो लिए जाते हैं इसमें जो रिजल्ट्स होते हैं उसमें कई सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, डिबेट्स किए जाते हैं, कंसल्टेशंस होते हैं, ठीक है। मतलब कि कोई अकेला सिंगल पर्सन इसमें अपना कोई भी डिसीजन नहीं लेता है, सबको मिला करके डिस्कशन करके डिबेट करके कंसल्ट करके, ठीक है। किनके साथ? तो जो स्टेक होल्डर्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, इनका यहाँ पे महत्व हो जाता है, ठीक है। ये सारे मिल करके किसी भी डिसीजंस को लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द लॉ बेस्ड. Many public policies are supported by laws, rules and regulations that ensure their proper implementation. बहुत सारे जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पे नीतियाँ बनाई जाती हैं उसके सपोर्ट में कानून भी बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, ठीक है, और रेगुलेशंस भी लगाए जाते हैं ताकि उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो सके, ठीक है, अच्छे तरीके से वो लागू हो सके, ठीक है। नेक्स्ट इज द फ्यूचर ओरिएंटेड. पब्लिक पॉलिसीज फोकस ऑन सॉल्विंग प्रेजेंट प्रॉब्लम्स एंड प्लानिंग फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस. तो पब्लिक पॉलिसी जो बनाई जाती है उनका ध्यान होता है कि अभी जो चल रहे हैं, ठीक है, यानी कि वर्तमान में जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसको तो हम सॉल्व करेंगे ही, साथ ही साथ भविष्य के जो डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, प्रोग्रेस हो सकते हैं, उसका भी हम इसमें प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो एक साथ तो काम यहाँ पे हो जाता है कि हमारे प्रेजेंट को भी ये सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स को और आने वाले फ्यूचर के लिए भी प्लानिंग कर सकता है, ठीक है, करता है इसमें, ठीक है। अब इसके क्या टाइप्स होते हैं ये समझते हैं. टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी. पब्लिक पॉलिसीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन दियर ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस. तो अपने ऑब्जेक्टिव्स जो इनका मेन लक्ष्य होता है और इनके फंक्शंस जैसे इनकी कार्य क्षमता होती है, जैसे इनका कार्य करने का तरीका होता है, इनके आधार पर इसको कई तरीकों में बांटा गया है. फर्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी. These policies provide benefits और services to specific groups और region. ठीक है, तो एक किसी खास क्षेत्र और खास समुदाय को इससे क्या होता है, लाभ पहुंचता है. ठीक है, वैसी पॉलिसीज ये होती हैं. ठीक है, एग्जाम्पल्स इंक्लूड सब्सिडीज़, स्कॉलरशिप्स एंड वेलफेयर स्कीम्स. जैसे एग्जांपल के अंदर आता है जैसे सब्सिडीज़ देना, ठीक है, स्कॉलरशिप्स देना. तो स्कॉलरशिप्स किनको मिलता है, तो स्टूडेंट्स को मिलता है. ठीक है, वेलफेयर स्कीम्स देना. ठीक है, तो ये सारे जो हैं डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़ के अंदर आती हैं. नेक्स्ट इज द रेगुलेटरी पॉलिसी. रेगुलेटरी पॉलिसीज कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिजनेस थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो रेगुलेटरी पॉलिसीज़ का मतलब है कि यहाँ पे ये कंट्रोल करती है जो इंडिविजुअल्स है, ऑर्गेनाइजेशन है या फिर किसी बिजनेस है, कोई बिजनेस है, तो इनके बिहेवियर को ये कंट्रोल करती है अपने रूल्स और रेगुलेशंस लगा के. जैसे कि हम देख सकते हैं इन्वायरमेंटल लॉज लाना, ट्रैफिक रूल्स लाना. ठीक है, तो ये सारे क्या है, कुछ कानून बनाए जाते हैं जो कि इनको कंट्रोल करने के लिए लाए गए हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज द रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी. दिस पॉलिसीज aim to reduce the economic and social inequalities by transferring resources from one group to another. तो ये जो पॉलिसी होती है इसका लक्ष्य होता है कि जो इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी है समाज में उसको ट्रांसफ़र करना. ठीक है, मतलब कि रिसोर्सेज को एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में देना. टैक्सेशन एंड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स आर एग्जांपल्स. जैसे टैक्सेशन हो गया, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स हो गया, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज द constituent policy. These policies deal with the organizations and structure of government institutions. They establish rules regarding the powers and responsibilities of public authorities. तो ये जो पॉलिसीज़ होती हैं ये डील करती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, और जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके स्ट्रक्चर से. ठीक है, ये इस्टेब्लिश करती है कुछ रूल्स को जो रिगार्डिंग होते हैं पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के. जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हमारे लिए होती हैं उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पावर्स के रिगार्डिंग ये रूल्स बनाती है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ द पब्लिक वेलफेयर पॉलिसी. सो such policies focus on improving the quality of life of citizen through health care, education, housing and employment program. तो ऐसी जो पॉलिसीज़ होती हैं जो पब्लिक वेलफेयर के लिए लाई जाती हैं उसका मेन लक्ष्य होता है कि जो नागरिक हैं उनके जीवन के जो जीने का तरीका होता है उसको बेहतर करने के लिए. ठीक है, उनको हेल्थ केयर दे करके, ठीक है, यानी कि उनको, ठीक है, स्वास्थ्य बेहतर करके, एजुकेशन शिक्षा दे करके, घर दे करके और उनके लिए रोजगार के नए नए प्रोग्राम्स ला करके. ठीक है, नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक पॉलिसी. इकोनॉमिक पॉलिसीज आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, ट्रेड, टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वो हो गए जो इसमें पैसे आते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर हम प्रोडक्शन देखेंगे, ट्रेड देखेंगे, ठीक है, टैक्सेशन हो गया, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ देखते हैं. दे हेल्प मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट. ये मदद करता है इकोनॉमिक स्थिरता और, ठीक है, तो आर्थिक स्थिरता और आर्थिक विकास लाने में ये मदद करता है. ठीक है, उसको बनाए रखने में. ठीक है, तो हम कंक्लूजन में बता सकते हैं कि पब्लिक पॉलिसी इज़ एन एसेंशियल टूल थ्रू विच गवर्नमेंट्स एड्रेस पब्लिक इशूज़ एंड प्रमोट सोशल वेलफेयर. तो पब्लिक पॉलिसी जो होता है एक एसेंशियल, बहुत ही ज़रूरी हथियार है जो कि सरकारों को मदद करता है पब्लिक के जो इशूज़ होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए और प्रमोट करने के लिए,
और प्रमोट करने के लिए सोशल वेलफेयर को, ठीक है, मतलब समाज का कल्याण करने के लिए, ठीक है। इट्स नेचर इज गोल ओरिएंटेड, फ्लेक्सिबल एंड फोकस ऑन पब्लिक इंटरेस्ट। इसका जो नेचर होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है, अपने लक्ष्य की ओर हमेशा ये अग्रसर होता है, फ्लेक्सिबल होता है यानी ये परमानेंट नहीं होता है, इसमें हम बदलते समाज के अनुसार इसको बदलते रहते हैं, ठीक है, और ये पब्लिक के इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान देता है। डिफरेंट टाइप ऑफ पब्लिक पॉलिसीज सच एज डिस्ट्रीब्यूटिव, regulatory, redistributive, constituent, welfare and economic policies help government achieve development and ensure well-being of citizens। तो बहुत तरह के यहाँ पे हमने पब्लिक पॉलिसीज़ को देखा, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, रेगुलेटरी होता है, रीडिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट होता है, वेलफेयर होता है और इकोनॉमिक पॉलिसी होता है। ये सारे अलग अलग तरह की जो पॉलिसीज़ हैं ये मदद करती है गवर्नमेंट को कि वो डेवलपमेंट और इंश्योर करें सिटीजन्स के वेलबींग को, ठीक है, यानी उनकी बेहतरी के लिए काम करें, ठीक है। इफेक्टिव पब्लिक पॉलिसीज़ कंट्रीब्यूट टू अ स्टेबल, प्रॉस्पेरियस एंड जस्ट सोसाइटी। तो एक बेहतर पॉलिसीज़ बनाना, पब्लिक पॉलिसी अगर एक बेहतर होगा तो वो कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, एक बेहतर समाज बनाने में, ठीक है, जो काफ़ी स्टेबल, स्थिर होगा, प्रॉस्पेरियस होगा मतलब कि हर चीज़ में मतलब पूर्ण होगा, ठीक है, और जस्ट सोसाइटी मतलब एक बेहतर समाज बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे पब्लिक पॉलिसीज़ का रोल होता है समाज को बेहतर बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं दैट इज़ क्रिटिकली इवेलुएट द नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017। तो 2017 का जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आया था उसको हम यहाँ पे इवेलुएट करेंगे। द नेशनल हेल्थ पॉलिसी दैट इज NHP ऑफ 2017 इज एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्ड एट इम्प्रूविंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ ऑल सिटीजन्स। तो ये जो पॉलिसी लाया गया था, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य, ठीक है, जो अधिनियम है, ठीक है, ये लाया गया था 2017 में, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसका लक्ष्य था कि जो भी नागरिक हैं उनके हेल्थ स्टेटस को बेहतर करना, ठीक है। इट रिप्लेस द नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2002 एंड फोकस ऑन प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल, एसेसिबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस। तो ये जो पॉलिसी आया था नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017, इसने नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 को रिप्लेस किया, और इसका जो मेन फोकस था, ध्यान था, वो इस चीज़ के ऊपर था कि हम एक अफोर्डेबल, एसेसिबल और एक क्वालिटी वाले हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करें। द पॉलिसी सीक्स टू अचीव द गोल ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दैट इज UHC, इंश्योरिंग द एवरेज सिटीजन्स रिसीव नेसेसरी हेल्थ केयर विदाउट फेसिंग फाइनेंशियल हार्डशिप्स। और इसकी ये जो पॉलिसी था इसका ये लक्ष्य था कि इसका गोल है कि एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मिले। यूनिवर्सल मतलब कि हर किसी को हेल्थ कवरेज मिले, ठीक है, दैट इज UHC। और ये था कि जो भी यहाँ पे सिटीजन्स होंगे उनको जो नेसेसरी हेल्थ केयर है वो उनको मिल जाए बिना किसी फाइनेंशियल हार्डशिप के, यानी कि पैसे की यहाँ पे उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी मेन गोल्स थे, ठीक है। क्या इसके की फीचर्स थे वो समझते हैं। की फीचर्स ऑफ द नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017। फर्स्ट इज द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। द पॉलिसी एम्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विस टू ऑल पीपल, स्पेशली द पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो समाज के सबसे पिछड़े लोग, पिछड़े सेक्शन, ठीक है, और गरीब लोग जिनको हेल्थ केयर मिलना बहुत मुश्किल होता था उन तक हेल्थ केयर पहुँचे, ये इसका मेन लक्ष्य था, ठीक है। सेकेंड, फोकस ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। इट एम्फेसाइजेज डिजीज प्रिवेंशन, हेल्थ प्रमोशन, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल्स रैदर दैन ऑनली ट्रीटिंग डिजीज। तो इसका मेन जो लक्ष्य था, ठीक है, एक तो ये था कि सभी तक हेल्थ केयर पहुँचे, और दूसरा ये भी था कि ये सिर्फ डिजीज़ को ट्रीट करने के बजाय और भी चीज़ों को ध्यान दे रहा था, जैसे कि डिजीज़ होने से बचाने, ठीक है, कैसे हम डिजीज़ को होने से रोक सकते हैं, हेल्थ को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, लोगों को जागरूक करके, सैनिटेशन का ध्यान दे करके, न्यूट्रिशन सबको प्रोवाइड करके, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए लोगों को बता करके, जिसमें हम कहते हैं कि बेटर आपका बैलेंस डाइट होना चाहिए, ठीक है, बैलेंस डाइट एक अच्छा होना चाहिए, ठीक है, उसके साथ साथ आपका एक्सरसाइज होना चाहिए लाइफस्टाइल के अंदर, ठीक है, एक्सरसाइज होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ कुछ होने चाहिए, जैसे योगा हम करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर आते हैं, ठीक है। बैलेंस डाइट में आपके सारे न्यूट्रिशंस हो जाते हैं, ठीक है, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है, कैल्शियम, प्रोटीन, ये सारी चीज़, ठीक है। थर्ड इज द इंक्रीज पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर। सो द पॉलिसी proposes increasing government spending on health from 1.15% of GDP to 2.5% of GDP। तो ये पॉलिसी जो था इसने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को हेल्थ के ऊपर और बढ़ाया, ठीक है, जैसे कि पहले जो 1.15% ऑफ GDP यूज होता था वो अब 2.5% ऑफ GDP इसमें यूज होने लगा। नेक्स्ट इज द strengthening primary health care. It focuses on improving primary health centers and providing comprehensive health care at the grassroots level। तो यहाँ पे जो ज़मीनी स्तर पे अगर देखें तो इसने कई सारे चीज़ों को बेहतर किया, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को बेहतर किया और साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सेंटर्स को भी प्रोवाइड किया। नेक्स्ट इज अफोर्डेबल मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक्स।
द पॉलिसी इंकरेज द अवेलेबिलिटी ऑफ इसेंशियल मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज एट अफोर्डेबल प्राइसेस। तो इस पॉलिसी ने जो भी यहाँ पे इसेंशियल मेडिसिन की ज़रूरत है या फिर जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज चाहिए उसको अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल कराया। नेक्स्ट इज़ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स, टेलीमेडिसिन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर प्रोमोटेड टू इम्प्रूव हेल्थ केयर डिलीवरी। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल किया गया जहाँ पे हेल्थ के रिकॉर्ड्स को रखा गया डिजिटली, टेलीमेडिसिन के वजह से और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके एक इम्प्रूव किया गया यहाँ पे हेल्थ केयर डिलीवरी को दिया गया, ठीक है, उसको बेहतर किया गया, ठीक है। अब इसके क्या अचीवमेंट्स और स्ट्रेंथ हैं ये देखते हैं। सो इट प्रोवाइड अ क्लियर रोड मैप फॉर इम्प्रूविंग इंडियाज़ हेल्थ केयर सिस्टम। ये इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम को एक बेहतर मतलब दिशा दिखाया, ठीक है, एक रोड मैप दिया जहाँ पर इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर किया जा सके। सेकेंड इज़ द ग्रेटर इम्फेसिस ऑन प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर रिड्यूस डिजीज बर्डन। ये एक प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हेल्थ केयर को बेहतर किया जिससे कि डिजीज़ को कम किया जा सके, डिजीज़ के बर्डन को ख़त्म किया जा सके, कम किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट, इनकरेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स टू इम्प्रूव हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, इसको ये इनकरेज किया जिससे कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट इज़ द सपोर्ट मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशंस एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो यहाँ पे इसने मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को सपोर्ट किया, इम्यूनाइजेशंस को बढ़ाया और जो कंट्रोल है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को उसको भी इसने कंट्रोल किया, ठीक है। तो जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं जो किसी को टच करने से, उसके मतलब क्लोज रहने से, ठीक है, क्लोज में आने से होता है, ठीक है, जैसे स्नीजिंग हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं, इन सबको कंट्रोल करने में हेल्प किया। नेक्स्ट इज़ द प्रमोट्स हेल्थ केयर एक्सेस इन रूरल एंड अंडरसर्व्ड एरियाज़। सो वैसे एरियाज़ जहाँ जो बहुत ही या तो रूरल है, ग्रामीण है, या फिर जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं पहुँची हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत कम हुआ है, वहाँ पे हेल्थ केयर एक्सेस को प्रमोट किया, ठीक है। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी देखने को मिलते हैं, लिमिटेशंस एंड क्रिटिसिज्म। फर्स्ट, insufficient funding. Although the policy aims to increase healthcare expenditure, actual spending has often remained below the target, affecting implementations. चूँकि पॉलिसी ने तो बहुत ज़्यादा एम किया कि हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर को हम बढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन इसका जो एक्चुअल स्पेंडिंग देखा गया वो बहुत कम रहा टारगेट से, जो कि इसके इम्प्लीमेंटेशंस को अफेक्ट करता है, यानी कि अच्छे से पॉलिसी को जारी नहीं किया गया, ठीक है। पॉलिसी बना तो लेकिन अच्छे से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, ठीक है, उसको अफेक्ट हुआ। सेकेंड, शॉर्टेज ऑफ हेल्थ professionals. India continues to face a shortage of doctors, nurse and health care workers, especially in rural areas. भारत आज भी कई सारे शॉर्टेज कमी को झेल रहा है, चाहे वो डॉक्टर्स की हो, नर्स की हो या फिर हेल्थ केयर वर्कर्स की हो, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। लोग डॉक्टर बनते तो हैं लेकिन वो गाँव में काम करने नहीं जाने को सोचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द डिपेंडेंस ऑन प्राइवेट सेक्टर। सो डिपेंडेंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर. The policy relies heavily on private healthcare providers, which may increase inequality and healthcare costs. तो यहाँ पे जो पॉलिसी होता है वो ज़्यादातर निर्भर होता है प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स पे, जिसकी वजह से इसमें इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हेल्थ केयर कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस. सो many states lack adequate infrastructure and administrative capacity to fully implement the policy. तो पॉलिसी बन तो जाता है लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने से और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ द अर्बन रूरल गैप. सो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन रूरल एरियाज स्टिल रिमेन वीकर दैन दोज इन अर्बन रीजन्स. तो आज भी हम ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखेंगे तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत कम हमको देखने को मिलती है, जो कि बहुत कमज़ोर है. ठीक है, अगर हम अर्बन रीजन की तुलना में देखें तो शहरी क्षेत्र में काफ़ी हद तक हमको हेल्थ केयर में सुधार देखने को मिला है. वहीं अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र में तो ये बहुत कम देखने को मिला है. ठीक है, तो कंक्लूजन हम बताएंगे द नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017 इज़ अ प्रोग्रेसिव स्टेप टुवार्ड्स बिल्डिंग अ हेल्दियर इंडिया. तो एक स्वास्थ्य भारत बनाने के लिए जो हमारा राष्ट्रीय हेल्थ पॉलिसी, ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिनियम जो बना था 2017 का, वो एक बहुत ही बढ़ता हुआ स्टेप था. ठीक है, मतलब प्रोग्रेसिव स्टेप था जहाँ पे हम बहुत ही फॉरवर्ड आगे की ओर अपना सोचे थे. ठीक है. इट्स फोकस ऑन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड स्ट्रॉन्गर प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज इज कमेंडेबल. इसका मेन जो फोकस था वो ये था कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देंगे, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर लाएंगे और एक स्ट्रॉन्गर प्राइमरी हेल्थ सर्विस जो होगा वो कमेंडेबल बनाने के लिए. ठीक है, कि सबके लिए क्या हो सके, हेल्थ एक मतलब नॉर्मल चीज़ हो सके, मतलब सब अपने हेल्थ को अच्छे बेहतर कर पाए. ठीक है, सबको ये सुविधा आसानी से उपलब्ध हो जाए. ठीक है, ये इसका मेन लक्ष्य था. हाउएवर चैलेंजेस सच एज इनएडिक्वेट फंडिंग, शॉर्टेज ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स एंड
इम्प्लीमेंटेशन गैप्स लिमिट इट्स इफेक्टिवनेस, जबकि इसमें कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, चुनौतियां देखने को मिली है, जैसे कि फंडिंग में कहीं ना कहीं हमको कमी देखने को मिला है, हेल्थ केयर वर्कर्स की शॉर्टेज हो गई है, जैसे कि रूरल एरियाज़ में बहुत कम हमको डॉक्टर, नर्स, ठीक है, ये सब देखने को मिलते हैं, और एक इम्प्लीमेंटेशन गैप्स भी मिला है, ठीक है, कि चीज़ें हैं बट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से नहीं होने की वजह से यहाँ पे गैप्स आई है, जो कि इफेक्टिवनेस को कम करता है, लिमिट करता है, ठीक है, रोकता है। Therefore, greater investment, a stronger governance and better infrastructure are necessary to achieve the policy goals and ensure quality health care for all citizens। तो इसलिए यहाँ पर हमको चाहिए कि एक इन्वेस्टमेंट बेहतर हो इसमें, ठीक है, गवर्नेंस अच्छा हो, मजबूत हो, और एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, जो ये सारी चीज़ें क्या है बहुत ही आवश्यक हैं पॉलिसी के गोल्स को अचीव करने के लिए, और साथ ही साथ एक क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस जो है वो पूरे सिटीजन्स को मिल सके इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि नेशनल हेल्थ जो पॉलिसी था 2017 का, उसके कई सारे अच्छे हमने कदम देखे, उसने कई सारे अच्छे कदम उठाए हैं, ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर के, स्वास्थ्य को सभी के लिए मतलब उपलब्ध करा करके, ठीक है, लेकिन इसमें कई सारी चुनौतियाँ भी देखने को मिली है, जिसमें कि हम बहुत सारे चीज़ों को देखते हैं जो कि एक चैलेंज क्रिएट करता है, ठीक है, और कई सारे चीज़ स्टेप उठा करके, जैसे कि इन्वेस्टमेंट को बेहतर करके, अपने गवर्नेंस को मजबूत करके, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करके हम इसको अचीव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं दैट इज़ व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फॉर इन्वायरमेंट पॉलिसी इन इंडिया। सो इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। तो अगर भारत की बात की जाए तो ये पूरे मतलब विश्व भर में सबसे तेज़ी से उभरने वाला, ग्रो करने वाला, ठीक है, एक इकोनॉमी है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे बहुत तेज़ी से सब चीज़ को विकास देखने को मिलता है, ठीक है। एट द सेम टाइम इट फेसेस सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स सच एज पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और साथ ही साथ चूँकि इसमें इकोनॉमीज तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, क्योंकि चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी डेवलप कर रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ कई सारे यहाँ पर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन का होना, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई होना, क्लाइमेट चेंज होना, ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना, हानि होना, ठीक है। इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ आर डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो भी पर्यावरण की जो नीतियाँ बनाई जाती है, ठीक है, यानी इन्वायरमेंटल जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उसको ध्यान रखते हुए बनाया जाता है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करेंगे, यानी कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसको हम सुरक्षित रखेंगे, साथ ही साथ हम एक सतत विकास को यहाँ पे पक्का करेंगे, ठीक है, यानी कि इंश्योर करना कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, यानी कि हम आज की ज़रूरतों को पूरा करते करते ये भी ध्यान रखें कि आगे के जनरेशन जो है, यानी कि हमारे जो फ्यूचर जो लोग हैं उनके भी ज़रूरतों का हम ध्यान रखते हैं, ठीक है, उनके लिए चीज़ों को संरक्षित रखते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज को। हाउएवर इम्प्लीमेंटिंग दिस पॉलिसीज़ इफेक्टिवली रिमेन अ मेजर चैलेंज। तो फिर भी यहाँ पर ये सारी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना अभी भी क्या है, एक बहुत बड़ा चुनौती है, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक एक करके सबको देखते हैं। फर्स्ट इज़ द रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, तेज़ी से आबादी का बढ़ना, जनसंख्या का बढ़ना, ठीक है। इंडिया हैज़ अ वेरी लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन। इंडिया जो है बहुत बड़ा और बढ़ता हुआ क्या है, आबादी वाला देश है, ठीक है। द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर लैंड, वाटर, फूड, हाउसिंग एंड एनर्जी पुट्स हैवी प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। और यहाँ पे बढ़ती हुई जो जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं अपने डिमांड को भी बढ़ाती है, जैसे कि जो लोग हैं, अगर लोग बढ़ेंगे तो उनकी नीड्स बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ज़मीन का डिमांड हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, भोजन हो गया, ठीक है, एनर्जी हो गया, घर हो गया, ये सारे चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर एक प्रेशर डालती है, ठीक है, दबाव डालती है। दिस मेक्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस मोर डिफिकल्ट। और ये कहीं ना कहीं पर्यावरण को सुरक्षा करना, सुरक्षित रखना और ज़्यादा मुश्किल कर देता है। सेकेंड इज़ द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। So, rapid industrial growth and expansion of cities have increased pollution levels। तो तेज़ी से जो इंडस्ट्रीज़ बनाए गए हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ जो शहरों का ज़्यादा विकास हुआ है, ये कहीं ना कहीं पॉल्यूशंस को और ज़्यादा बढ़ा रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ बनने से उसमें जो वेस्ट निकलते हैं वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। सिटीज़ बनने से जो पेड़ पौधों की कटाई की जाती है, ठीक है, उससे पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहे हैं। इंडस्ट्रीज ऑफन रिलीज हार्मफुल गैसेज एंड वेस्ट इनटू द इन्वायरमेंट। जैसे इंडस्ट्री, जैसे कि हमने बात किया कि ये हार्मफुल गैसेज रिलीज़ करती हैं, वेस्ट निकालती हैं, इन्वायरमेंट में ही ये जाता है। अर्बन एरियाज फेस प्रॉब्लम्स सच एज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ट्रैफिक कंजेशंस एंड इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। अगर हम शहर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर भी हमको कई सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि एयर पॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलता है, ट्रैफिक का कंजेशन देखने को मिलता है, और साथ ही साथ वेस्ट का डिस्पोजल अच्छे से नहीं होता है, ठीक है, इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल होता है। कहीं पर भी हमको नाला का खुला पानी ऐसा इस तरह का डिस्पोजल देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वायरमेंट को नुकसान करती हैं। सेकेंड, थर्ड इज़ द
एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन इन मेनी इंडियन सिटीज़ हैव रिच डेंजरस लेवल। अगर हम AQI की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा पुअर, एक्सट्रीमली पुअर दिखाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो एयर है भारत के कई सारे देशों में भारत के कई सारे शहरों में ये क्या है, बहुत ज़्यादा डेंजरस लेवल तक पहुँच चुका है, ठीक है। डेंजरस लेवल करने का मतलब कि यहाँ का जो हवा है वो सांस लेने लायक नहीं है, ठीक है। मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा क्या है, आपके हेल्थ को रिस्क कर सकता है, ठीक है। हेल्थ को आपके मतलब ठीक है ख़राब कर सकता है। सो वाटर बॉडीज़ आर पॉल्यूटेड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज एंड एग्रीकल्चरल केमिकल्स। अगर हम वाटर बॉडीज़ की बात करें तो ये भी पॉल्यूटेड हो रखा है, चाहे वो इंडस्ट्रियल के वेस्ट हो, सीवेज हो या फिर एग्रीकल्चरल केमिकल्स की वजह से हो, ठीक है। कंट्रोलिंग पॉल्यूशन व्हाइल मेंटेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर चैलेंजेस फॉर पॉलिसी मेकर्स। तो जो नियम बनाने वाले होते हैं, जो ठीक है पॉलिसीज़ बनाने वाले होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा चुनौती हो जाता है कि किस तरह से हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करें और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी मेंटेन करें, ठीक है। फोर्थ इज़ द क्लाइमेट चेंज। इंडिया इज़ अ हाईली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। अगर इंडिया की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, वल्नरेबल है, ठीक है। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को लेकर के ये क्या है, बहुत ज़्यादा हाईली वल्नरेबल है। राइजिंग टेम्परेचर्स, इरेगुलर रेनफॉल, फ्लड्स, ड्राउट्स एंड हीट वेव्स अफेक्ट एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड लाइवलीहुड्स। तो यहाँ पे लगातार टेम्परेचर का बढ़ना, इरेगुलर रेनफॉल मतलब कि बिना मतलब एक टाइम के अनुसार रेनफॉल जब नहीं होता है तो उसको इरेगुलर रेनफॉल कहते हैं, ठीक है। तो बारिश कभी लेट आना, कभी बहुत पहले आ जाना, तो ये सब जो होते हैं वो इरेगुलर रेनफॉल होते हैं, ठीक है। फ्लड्स का आना, ड्राउट्स का पड़ना, ठीक है, सूखा या फिर बाढ़ आना, ठीक है। और हीट वेव्स, जैसे कि मार्च के बाद जब जून के महीने आते हैं तो वहाँ पे हीट वेव्स हमको देखने को मिलते हैं। तो ये सारे जो है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर, हेल्थ और लाइवलीहुड्स को अफेक्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ मस्ट एड्रेस बोथ क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल पॉलिसी बनाए जाते हैं वो दोनों चीज़ों को ध्यान देते हैं कि किस तरह से हम क्लाइमेट को अडेप्ट करेंगे और मिटिगेशन को अपनाएंगे, ठीक है। सो फिफ्थ इज द डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट्स आर ऑफन क्लियर्ड फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, माइनिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जंगलों को काटा जाता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पे, जैसे कि माइनिंग के लिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। दिस लीड्स टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस एंड लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो रहने वाले जीव जंतु होते हैं उनका हैबिटेट टूट जाता है, मतलब डिस्ट्रक्ट हो जाता है, ठीक है। और एक वाइल्ड लाइफ का जो हमको लॉस वहाँ पे देखने को मिलता है, जो वहाँ पे जो वन जीव होते हैं वो अपना घर खो देते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी वाइल सपोर्टिंग द डेवलपमेंट रिमेन्स अ डिफिकल्ट टास्क। तो दोनों को एक साथ बचा के रखना, ठीक है, हमारे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना और साथ ही साथ अपने डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करना, ये एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क बन जाता है कि दोनों को किस तरह से हम मैनेज करें, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। कानून का यहाँ पे है तो लेकिन बहुत ही कमज़ोर है उसका लागू कर पाना, ठीक है, कानून लागू करना। इंडिया हैज़ सेवरल इन्वायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशंस बट देयर इम्प्लीमेंटेशंस इज ऑफन वीक। इंडिया के कई सारे तो ऐसे कानून और अधिनियम बनाए गए हैं, ठीक है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित करने के लिए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन यानी कि उसको लागू करना काफ़ी कमज़ोर रहा है, यानी कि बहुत ही अच्छे तरह से वो काम नहीं किया है। लैक ऑफ मॉनिटरिंग, करप्शन एंड शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड स्टाफ्स रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़। तो यहाँ पे मॉनिटरिंग की कमी होना, करप्शन का बढ़ना और ट्रेंड स्टाफ का शॉर्टेज होने की वजह से यहाँ पे इसके इफेक्टिवनेस में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिला है, ठीक है, जो इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं उसके। तो यहाँ पे पर्यावरण को लेकर कई सारी अधिनियम तो नीतियाँ तो बनाई गई हैं, लेकिन उसके लागू होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हमको देखने को मिली है, ठीक है। नेक्स्ट इज द वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। द जनरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया एक बहुत ही ग्रोइंग कंट्री है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट में अभी काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा अभी सबसे हाई है, ठीक है। तो इसके वजह से यहाँ पे जो लोग हैं उनके सॉलिड वेस्ट हो गए, ठीक है, या फिर जो प्लास्टिक वेस्ट करते हैं या फिर जो वो तकनीक इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी जिससे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट निकलते हैं, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मेनी सिटीज़ लैक प्रॉपर सिस्टम फॉर वेस्ट कलेक्शन, रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल लीडिंग टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। बहुत सारे शहरों में इस तरह से बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है जहाँ पे वो वेस्ट कलेक्शन कर सकें, रिसाइकलिंग कर सकें या फिर डिस्पोजल कर सकें, और इसकी वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है, यानी कि पर्यावरण का यहाँ पे हनन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द बैलेंसिंग डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। इंडिया नीड्स इकोनॉमिक ग्रोथ टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड क्रिएट जॉब्स। इंडिया को ज़रूरत है इकोनॉमिक ग्रोथ करने का, ठीक है, आर्थिक विकास करने का, जिससे कि वो गरीबी को ख़त्म कर सके, कम कर सके और जॉब्स ला सके, ठीक है, लोगों के लिए जॉब लाए। हाउएवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सच एज रोड्स, इंडस्ट्रीज एंड डैम्स कैन हार्म द इन्वायरमेंट। जबकि यहाँ पे हम देखें तो जो हमारे विकास करने वाले जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जैसे कि रोड बनाए गए हैं, इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं और डैम्स बनाए गए हैं, ये कहीं ना कहीं पर्यावरण को हानि पहुँचा रही है। फाइंडिंग अ बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड कंजर्वेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिसी चैलेंज। अगर हमको एक कोई
तरीका खोजना है जहाँ पर हम दोनों के क्या कर सकें, बैलेंस कर सकें, ग्रोथ और कंजर्वेशन को एक साथ। तो ये तरीका बहुत ही बड़ा यहाँ पे हमको एक पॉलिसी चैलेंज देखने को मिलता है, ठीक है। कि ये सबसे बड़ा मतलब क्या है, कोई भी पॉलिसी चैलेंज है, चुनौती है एक, ठीक है, कि हम दोनों को एक साथ बैलेंस कर सकें, ठीक है, अपना विकास भी कर सकें और साथ ही साथ पर्यावरण को भी संरक्षित कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज द लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, लोगों की जागरूकता में भी कमी देखने को मिलती है। मेनी पीपल आर स्टिल अनअवेयर ऑफ इन्वायरमेंटल इशूज़ एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, बहुत सारे लोग अभी भी क्या है, अनअवेयर हैं, ठीक है, बिल्कुल भी जागरूक नहीं है अपने पर्यावरण से होने वाली जो समस्याएं हैं उसको लेकर के और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को लेकर के। जैसे कि अगर वो किसी चीज़ की बात करें तो वो मतलब अगर पानी है तो उसको बिना मतलब के वेस्ट करना, ठीक है, ये आप सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में आप अवेयर नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का बिना मतलब इस्तेमाल करना, ये सब अनअवेयर है, ठीक है। Public participation is essential for the success of environmental policies, but awareness levels remains low in several regions. Public का participation बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, environmental policies की सक्सेस के लिए, लेकिन यहाँ पे अवेयरनेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है कुछ क्षेत्रों में, ठीक है। कंक्लूजन में हम बताएंगे, environmental policy in India faces challenges from population growth, pollution, climate change, वीक इन्फोर्समेंट एंड रैपिड डेवलपमेंट। तो भारत के अंदर अगर हम इन्वायरमेंटल पॉलिसी की बात करें तो ये कई सारी चुनौतियों का सामना से करना पड़ता है, जैसे कि पॉपुलेशन का तेज़ी से बढ़ना, पॉल्यूशन का होना, क्लाइमेट में बदलाव होना, इसके अच्छे से लागू ना हो पाना, वीक इन्फोर्समेंट और रैपिड डेवलपमेंट की वजह से। टू ओवरकम दिस इशूज़ इंडिया नीड स्ट्रॉन्गर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, बेटर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, क्लीनर टेक्नोलॉजीज एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम सिटीजन्स, इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट। तो इसके जो चुनौतियों हैं उससे हमको बाहर निकलने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए, जो इश्यूज़ हैं उनसे ओवरकम करने के लिए इंडिया को ज़रूरत है कुछ सारी चीज़ों को, जैसे कि एक बेहतर कानून का लगना, ठीक है, मतलब कि बेहतर कानून बनाना और उसको लागू कर पाना, ठीक है, अच्छे से। सेकेंड इज़ द बेटर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यानी कि पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक करना, शिक्षा देना, ठीक है, उनको समझाना, उनको सिखाना कि कैसे ये हमारे लिए आवश्यक है, ज़रूरी है, ठीक है। थर्ड इज़ द क्लीनर टेक्नोलॉजी, तकनीक का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी को अपना बेहतर इस्तेमाल करके हम पर्यावरण को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, ठीक है। और हमारे जो सिटीजन्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, गवर्नमेंट है, इन सब का पार्टिसिपेशन एक्टिवली होना, ठीक है, ये सारा बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, ऐसे इशूज़ से ओवरकम करने के लिए। ओनली देन कैन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस बी अचीव टुगेदर, और उसके बाद ही हम एक सतत विकास और अपने पर्यावरण का सुरक्षा दोनों एक साथ कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने समझा कि कैसे इन्वायरमेंटल पॉलिसी जो है इंडिया में कई सारे चैलेंजेस फेस करते हैं और किस चीज़ों को अपना करके हम इसको ओवरकम कर सकते हैं और इससे बाहर निकल सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ discuss the various stages in the analysis of policy process. So the policy process refers to the series of steps through which a public policy is identified, developed, implemented and evaluated. तो policy process का मतलब होता है एक प्रक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया यानी कि एक प्रक्रिया जहाँ पर हम किस तरह से किसी चीज़ को मतलब बनाते हैं, चलाते हैं, ठीक है, लागू करते हैं, ठीक है। तो मतलब पूरा एक प्रक्रिया, ठीक है, प्रोसेस, मतलब कि पहले कुछ किए फिर कुछ किए, तो ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही करा है कि पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस एक मतलब होता है जहाँ पे सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है, यानी कि एक के बाद एक कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पर कोई भी एक पब्लिक पॉलिसी जो होता है उसको पहले पता लगाया जाता है क्या है वो, ठीक है, आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसको डेवलप किया जाता है, लागू किया जाता है और फिर उसको इवेलुएट किया जाता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है। गवर्नमेंट्स यूज पॉलिसीज़ टू सॉल्व पब्लिक प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूव द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स, गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज़ का इस्तेमाल करती है उनके पब्लिक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और अपने सिटीजन्स के वेलफेयर को इम्प्रूव करने के लिए। पॉलिसी एनालिसिस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ पॉलिसीज़ आर मेड एंड हाउ इफेक्टिव दे आर इन अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव्स। पॉलिसी एनालिसिस का हेल्प से, यानी कि जो पॉलिसी एनालिसिस है, इसके मदद से ये समझने में आसान होता है कि जो पॉलिसीज़ बनी है उसको कितना इफेक्टिवली वो यूज हुआ है या फिर उसने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाया है, ठीक है, यानी उसके जो लक्ष्य है उस तक वो कितना अच्छे से पहुंच पाया है, ठीक है, ये हम इसमें पता करते हैं, ठीक है। तो अब इसके जो स्टेज हैं उसको हम समझते हैं। फर्स्ट इज़ द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सो द फर्स्ट स्टेज ऑफ द पॉलिसी प्रोसेस इज आइडेंटिफाइंग अ पब्लिक प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्स गवर्नमेंट अटेंशन। तो सबसे पहला स्टेज तो यही है किसी भी पॉलिसी प्रोसेस का कि ये पता लगाना कि पब्लिक का प्रॉब्लम क्या है जिसको सरकार के अटेंशन की ज़रूरत हो। प्रॉब्लम्स में एराइज ड्यू टू सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और इन्वायरमेंटल इशूज़। यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो हो सकती है वो सामाजिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, राजनीतिक हो सकती है या फिर पर्यावरण से रिलेटेड हो सकती है। फॉर एग्जांपल राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, पॉल्यूशन और पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में बिकम पॉलिसी कंसर्न। जैसे कि बढ़ती बेरोजगारी, ठीक है,
पॉल्यूशन, प्रदूषण, ठीक है, पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ठीक है, यानी कि अच्छी स्वास्थ्य ना मिल पाना, ठीक है, ये सारी एक पॉलिसी कंसर्न बन सकती है, ठीक है। एट दिस स्टेज पॉलिसी मेकर्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशंस एंड डिफाइन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम। और इस स्टेज में क्या होता है, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो पॉलिसी बनाने वाले लोग होते हैं, वो ये सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं और कैसी इसकी प्रकृति है, कैसे इस प्रॉब्लम्स को ठीक किया जा सकता है, ये सब वो पता लगाते हैं, ठीक है। सेकेंड इज़ द एजेंडा सेटिंग। सो आफ्टर आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम इट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन गवर्नमेंट्स एजेंडा। तो जैसे ही हम प्रॉब्लम्स का पता लगाते हैं उसके बाद इसको गवर्नमेंट्स के एजेंडा में रखा जाता है, शामिल किया जाता है। नॉट एवरी इशू रिसीव्ड इमीडिएट अटेंशन। सभी जितने भी इशूज़ होते हैं, ठीक है, दिक्कतें होती हैं, कठिनाई होती हैं, जो भी होती हैं, इनको सभी को इमीडिएट अटेंशन नहीं दिया जाता है। Political leaders, media, interest groups and public opinions influence which issues become priorities। तो यहाँ पे जो लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, मीडिया होती है, ठीक है, या फिर जो भी इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं और पब्लिक का जो ओपिनियन होता है, ये प्रभावित करता है कि किस इशूज़ को ज़्यादा मतलब पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है, किसको सबसे पहले देखा जाएगा, किस पे सबसे पहले काम किया जाएगा, ठीक है। एजेंडा सेटिंग्स हेल्प्स डिटरमाइन विच प्रॉब्लम्स विल बी डिस्कस्ड एंड एड्रेस्ड बाय पॉलिसी मेकर्स। तो एजेंडा सेटिंग्स जो होते हैं वो ये निर्धारित करते हैं, ये मदद में लाते हैं कि कौन से प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, पॉलिसी मेकर्स के द्वारा कौन से प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। थर्ड इज द पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इन दिस स्टेज पॉसिबल सॉल्यूशंस टू द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स आर डेवलप्ड। तो इस स्टेज में क्या होता है कि जैसे कि हमने इससे पहले तक देख लिया कि जो एजेंडा सेटिंग में हमने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लिया कि पॉलिसी मेकर कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम हमको मिला था उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ठीक है, जो हमने आइडेंटिफाई किया था प्रॉब्लम्स, ठीक है, उसको हम अब यहाँ पे सॉल्यूशन ढूंढेंगे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स एंड स्टेक होल्डर्स सजेस्ट डिफरेंट पॉलिसी अल्टरनेटिव्स। यहाँ पे सरकार के जो ऑफिशियल्स होंगे, ठीक है, कर्मचारी हो गए, ठीक है, एक्सपर्ट्स हो गए, ठीक है, और रिसर्चर्स हो गए, स्टेक होल्डर्स, ये सारे मिल करके यहाँ पे सजेस्ट करेंगे, सुझाव देंगे अलग अलग अपने पॉलिसी अल्टरनेटिव्स को, ठीक है। These alternatives are analyzed in terms of cost, benefits, feasibility and impact. सो ये सारे जो अल्टरनेटिव्स होते हैं, पॉलिसी अल्टरनेटिव्स, इसको देखा जाता है इसके कॉस्ट के टर्म्स में, बेनिफिट कितना देगा, फिजिबिलिटी कैसा है और इम्पैक्ट कैसा डालेगा। द एम इज़ टू सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल सोल्यूशन। और जो एम हमारा होता है जिसमें हम सबसे अच्छा सोल्यूशन ढूंढ पाएँ उसको हम सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ द पॉलिसी एडॉप्शन। पॉलिसी एडॉप्शन इन्वॉल्व्स सेलेक्टिंग एंड अप्रूविंग अ पार्टिकुलर पॉलिसी ऑप्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हम अडॉप्ट करने वाले हैं, ठीक है, तो उसको हम सेलेक्ट करते हैं और अप्रूव करते हैं किसी एक ऑप्शन को। द डिसीजन इज़ यूजुअली मेड बाय लेजिस्लेचर, मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। और यहाँ पे जो निर्णय होता है वो लिया जाता है जो भी कानून बनाने वाले थे उनके द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, या फिर सरकारी जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं उनके द्वारा, ठीक है। डिबेट्स, डिस्कशंस एंड वोटिंग में टेक प्लेस बिफोर ए पॉलिसी इज़ फॉर्मली अप्रूव्ड। तो किसी भी पॉलिसी को पूरे तरीके से अप्रूव करने से पहले डिबेट्स किए जाते हैं, डिस्कशंस होते हैं और वोटिंग भी कभी कभी ज़रूरत पड़े तो करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इसमें होती है। वंस एक्सेप्टेड इट बिकम एन ऑफिशियल गवर्नमेंट पॉलिसी। और एक बार जब इसको एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो ये एक ऑफिशियल गवर्नमेंट पॉलिसी बन जाता है, ठीक है। उसके बाद पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। सो इम्प्लीमेंटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द पॉलिसी इनटू एक्शन। तो ये एक प्रक्रिया होता है जहाँ पे हम जो अपनी पॉलिसी को एक्शन में लाते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने पॉलिसी को बनाया, कैसे पॉलिसी तैयार हुआ, अब इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तभी इसके जो भी फ़ायदे होंगे वो आएंगे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक एजेंसीज एंड लोकल अथॉरिटीज़ कैरिड आउट द पॉलिसी थ्रू प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स। तो यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके साथ साथ जो भी हमारे पब्लिक एजेंसीज़ होती हैं या फिर जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, ये सब इसके ये सब मिल करके इसको मतलब क्या करते हैं, जो भी हमारे प्रोग्राम्स या स्कीम्स होते हैं इसको पॉलिसी के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। एडिक्वेट फंड्स, ट्रेंड पर्सनल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट्स आर इसेंशियल फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास फंड्स चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर हम कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो उसमें जो ज़रूरी फंड्स हैं वो चाहिए होते हैं। फिर कुछ पर्सनल्स चाहिए होते हैं, यानी कि कुछ लोग चाहिए जो ट्रेंड हों, उसको अच्छे से लागू करने में हेल्प करें, ठीक है। और एक एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी यहाँ पे ज़रूरी होता है इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए। अ गुड पॉलिसी में फेल इफ़ इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड पॉलिसी। तो अगर पॉलिसी बहुत अच्छा बना है तो उसका जब तक इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो तब तक वो फेल कहलाता है, ठीक है। तो एक अच्छा पॉलिसी भी फेल हो जाता है अगर उसका बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन ना हो, ठीक है।
नेक्स्ट इज़ पॉलिसी इवैल्यूएशन। अब पॉलिसी हमने बनाया, इम्प्लीमेंट किया, तो कितना इससे फ़ायदा हुआ ये हम एग्जामिन करते हैं। पॉलिसी इवैल्यूएशंस एग्जामिन्स वेदर द पॉलिसी हैज़ अचीव इट्स इंटेंडेड गोल्स। तो यहाँ पे ये इवैल्यूएशन जो होता है वो ये एग्जामिन करता है कि जो हमने पॉलिसी बनाया था जिस गोल को लेकर के कि हम इस गोल को अचीव करेंगे, क्या वो जिस गोल को अचीव करने के लिए पॉलिसी बनाया गया क्या उसको अचीव किया कि नहीं किया। ठीक है, डेटा इज़ कलेक्टेड टू मेजर इट्स इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो यहाँ पे डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, इसके कितने ये अच्छे से काम किया है, क्या इसकी एफिशिएंसी है और इसका कितना प्रभाव पड़ा है वहाँ के समाज पे। ठीक है, एवेलुएशन हेल्प्स आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स, वीकनेस एंड एरियाज दैट आर नीडेड इम्प्रूवमेंट। एवेलुएशन से यहाँ पे ये मदद मिलती है कि क्या इसकी ताकत है, क्या कमजोरियाँ हैं और कहाँ पे हमको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। इट ऑल्सो इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट एक्शंस। उसके साथ साथ जो सरकार के जो भी एक्शंस होते हैं उसकी ये अकाउंटेबिलिटी भी देती है। ठीक है, and last is the policy review and revision. Based on evaluation findings, policy may be modified, continued or discontinued. तो अपने evaluation के बाद जो भी हमें पता चलता है उसके बाद पॉलिसी को मॉडिफाई किया जा सकता है, उसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। अगर वो सही है तो उसको कंटिन्यू रखा जाता है, या फिर उससे अगर कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है बल्कि और भी इससे नुकसान हो रहे हैं या फिर किसी भी तरीके को कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है और कहीं ना कहीं ये पॉलिसी बना करके बस कुछ करप्शंस हो रहे हैं या फिर कुछ भी मतलब गलत हो रहा है तो इसको फिर डिसकंटिन्यू भी किया जा सकता है। चेंजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस में रिक्वायर पॉलिसी एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे हमारे सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस के बदलते हुए देखते हुए, ठीक है, इसमें बदलाव देखते हुए कभी कभी पॉलिसी में एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। दिस स्टेज इंश्योर दैट पॉलिसी रिमेन्स रिलेवेंट एंड इफेक्टिव ओवर टाइम। और ये जो भी स्टेज होता है इसके अंदर हम ये पक्का करते हैं कि पॉलिसी जो है वो जिस मकसद से बनाया गया था, ठीक है, वो अभी भी उतना ही रिलेवेंट रहे और समय के साथ अपना इफेक्टिव भी रहे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम ध्यान देते हैं, तो रिव्यू करते हैं और उसके बाद उसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, कंक्लूजन हम बता सकते हैं द पॉलिसी प्रोसेस इज अ कंटिन्यूअस एंड सिस्टमेटिक साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, एजेंडा सेटिंग, फॉर्मुलेशन, एडॉप्शन, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन एंड रिव्यू। तो पॉलिसी प्रोसेस एक पूरी प्रक्रिया है जिसके अंदर कई सारे हमको चीज़ों को देखने को मिलता है, जहाँ पर हम सबसे पहले प्रॉब्लम का पता लगाते हैं, फिर एजेंडा बनाते हैं कि किस चीज़ को हमको पहले देखना है, प्रायोरिटी सेट करते हैं, उसके बाद फार्मूला उसका तैयार करते हैं, क्या इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसके बाद उसको अडॉप्ट करते हैं पॉलिसी को, फिर उसको इम्प्लीमेंट में लाते हैं और इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको इवेल्युएट करते हैं कि वो कितने बेहतर तरीके से मतलब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अपने गोल को अचीव कर पा रहा है कि नहीं, और अगर उसमें कुछ कमी होता है तो उसको हम रिव्यू भी करते हैं। Each stage play an important role in ensuring that public policies effectively address societal needs and contribute to good governance and public welfare। और हर एक स्टेज जो है यहाँ पे उसका एक अहम रोल होता है, क्योंकि ये अपना पता लगाता है कि जो पब्लिक की जो पॉलिसीज़ हैं वो कितना बेहतर तरीके से काम कर रही है, समाज में जो ज़रूरतें हैं उसको कितने अच्छे से एड्रेस कर पा रही है, पूरा कर पा रही है और एक गुड गवर्नेंस को कंट्रीब्यूट कर रही है, साथ ही साथ पब्लिक के वेलफेयर को भी ध्यान दे रही है। तो ये सारी मिल करके कहीं ना कहीं कोई भी जो पब्लिक पॉलिसीज़ बनाई जाती है उसको एक अच्छे तरीके से एक रूप देता है, आकार देता है, जिससे कि वो किसी भी, ठीक है, किसी भी समाज में एक बेहतर तरीके से काम कर पाती है। ठीक है, तो पब्लिक पॉलिसीज़ बनाना और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट होना, उसके जो भी कमी है उसको बेहतर करना, ठीक करना, ये सारी इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो इस तरह से हमने आज के सेशन को कंप्लीट किया जो आपका BPSC 108 का सेशन था। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पर हम आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन लाते रहते हैं। और हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं किया है तो आप हमारे साइट shop.hindustanknowledge.com से गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जहाँ पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।